नमस्ते प्यारे मित्रों, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित ये नाटक का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इसका कथानक के आधार पर देखेंगे तो भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी अत्यंत संक्षिप्त व हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण नाटक है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया गया है। इसका कथानक एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी को एक इस भाव से और चौपट राजा को इस भाव से प्रस्तुत किया गया है। अंधेर नगरी के अंदर एक राजा का भाव यहाँ पे प्रस्तुत जो है करते हैं। किस तरह से एक राजा एक अंधेर नगरी को या एक नगरी को कलंकित करता है और इस तरह से एक राजा के आधार पर ही अंधेर नगरी तैयार हुआ है और वहाँ पे मुख्य शासन व्यवस्था के ऊपर जो है कड़ा प्रहार किया गया है। इसका कथानक एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इस नाटक के मूल स्वर में मूल्यहीन, अमानवीय और राजक व्यवस्था प्रणाली के इस प्रकार का प्रस्तुत किया गया है कि शासन की अंध व्यवस्था सामने आ जाती है। अंध व्यवस्था का यह मतलब निकलता है कि वहाँ पे जो शासन व्यवस्था था या जो राजा का शासन चल रहा था वो विवेकहीन और एक मूर्ख राजा के आधार पर चल रहा था। राजा के अंदर पूरी तरीके से उसकी विवेकहीनता का जो प्रदर्शन किया गया है कि बल्कि उसके नाश का भी आधार बन जाता है। वो विवेकहीन होने के साथ साथ मूर्ख राजा एवं उसके प्रजा का शासन उसके हाथ में है तो उसका नाश का कारण बनना ही अनिवार्य हो जाता है। इस नाटक के आधार पर लेखक ने जन चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। इसके आधार रूप के अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पे नाटक के प्रमुख पात्र की ओर हम अगर ध्यान दें तो महंत एक साधु चरित्र में आस्था, निष्ठा और दूरदर्शी व्यक्ति है। वो महंत जो है गुरु हैं, उनका दो शिष्य है गोवर्धन दास, नारायण दास। जो गोवर्धन दास है वो महंत का लोभी शिष्य बताया जाता है। नारायण दास जो है महंत का एक दूसरा शिष्य है। और यहाँ पे जो राजा है वो चौपट माना गया है, जो शराब में डूबा रहता है तथा न्याय में और अन्याय में फ़र्क नहीं कर पाता। फरियादी, बहुत तरह के फरियादी राजा के पास फरियाद लेकर के आते हैं और न्याय मांगने वाले को ही फरियादी कहा जाता है। कल्लू बनिया जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मरी, कोतवाल जिसे अन्यायी राजा ने फांसी की सज़ा सुनाई थी लेकिन फंदा बड़ा बन जाने के कारण उसे फांसी ना हो सकी। यही प्रमुख कारण बन जाता है कि इस नाटक में कि एक फंदा जब बड़ा हो जाता है, एक आदमी को सज़ा ना देकर के और एक आदमी को ला कर के वहाँ पे सज़ा देना, ये अंधेर नगरी का ही जो है चित्र प्रस्तुत करता है। और चार सिपाही जो राजा के सिपाही थे। और अब थोड़ा अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा की ओर जो है चित्रित करते हैं। अंधेर नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी राजवाड़ी को आधार बनाकर की गई है। राजवाड़ी का राजा आलसी व व्यसनी है। आलसी व्यसनी का मतलब वो किसी काम में उसका मन नहीं लगता, हर वक्त जो है मद्यपान और अपनी व्यसन की और ही वो ध्यान देता है। जो राज का ना जनता की भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता, वह न्याय व अन्याय के भेद को भी नहीं जानता। किस तरह से न्याय दिया जा सकता है, कहाँ पे अन्याय हो रहा है, कहाँ पे न्याय हो रहा है, ये सब जो है वो विवेकहीन राजा नहीं जान पाता। वह परंपरा से प्राप्त धन दौलत का आराम से उपभोग करता है तथा जनता का शोषण करता है। वो पूरी तरीके से क्या करता है कि जो उससे परंपरागत या उसके जो पूर्वज के आधार पर जो धन दौलत मिला है उसको लेकर के वो मौज में रहने के लिए रहता है और कि तथा जनता का शोषण करता है। पूरी तरीके से जनता को जो शोषित वर्ग हैं
वो जनता को शोषण कर कर के उनका सारा खून चूस लेते हैं। वह सभी को अंधे की लकड़ी से हाँकना चाहता है। वो पूरी तरीके से लोगों को एक अपने नज़रिए के साथ ही देखना चाहता है। नाटक के मूल कुल 6 अंक हैं। इसके गद्य पद्यात्मक के मिश्रण से कथानक को गति प्रदान की गई है। इसमें अंक के बदले दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें पहले दृश्य, दूसरे दृश्य, तीसरे दृश्य और चौथे दृश्य, पांचवें दृश्य, छठे दृश्य, इस तरह से वर्णन किया गया है। हम एक एक दृश्य को नज़र डालते हुए आगे चलेंगे और संपूर्ण कथा सार को समझने की प्रयास करेंगे। पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं तथा वो अपने दोनों शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को नगर में भिक्षा मांगने भेजते हैं। गुरुजी गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं कि पहले दृश्य में ये कहा गया है, महंत एक साधु व्यक्ति हैं और एक गुरु हैं। वो निष्ठा और दूरदर्शी व्यक्ति थे। गोवर्धन दास और नारायण दास ये तीनों एक नगर के अंदर आ जाते हैं। तब जो है गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर भेजा जाता है, नारायण दास पूर्व की ओर जाता है। पश्चिम की ओर जाने के बाद दूसरे दृश्य में एक शहर के बाजार का दृश्य है जहां सब कुछ टके सेर बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की यह स्थिति देखकर आनंदित हो जाता है। कारण क्या है कि वहाँ पे जो है एक टके सेर में सब कुछ मिल रहा था, जहाँ सब कुछ टके सेर बिक रहा है। गोवर्धन दास पूरी तरीके से आनंदित हो जाता है, विभोर हो जाता है। और जहाँ पे भी जिस जो है दुकान में जाकर पूछता है कि सभी चीज़ जो है टके सेर मिलता है। वहाँ पे खाजा भी टके सेर मिलता है, भाजी भी टके सेर मिलता है। इस तरह से सब कुछ जो है टके सेर में बिकता है। तो गोवर्धन दास बाजार की स्थिति को देख कर के वो क्या करता है कि उसके पास जो है 7 पैसे में क्या कर लेता है, 2.5 सेर मिठाई लेकर के गुरुजी के पास वापस लौट जाता है। अब जो है तीसरा दृश्य सामने आता है। तब जो है महंत गुणी व अवगुणी के एक ही भाव मिलने की खबर से सोचते सचेत हो जाते हैं कि सभी चीज़ जो है एक ही भाव में मिल रहा है। तो इस जो नगरी का सही मायने में अर्थ क्या है वो अच्छी तरीके से जान जाते हैं और गुणी तथा अवगुणी लोगों के अंदर क्या भेदभाव है वो अच्छी तरीके से परख लेते हैं तथा अपने शिष्य को तुरंत वहाँ से चलने के को कहते हैं। गोवर्धन दास जो को कहते हैं कि यहाँ पे ये सब चीज़ सही नहीं चल रहा है, तुम मेरे साथ जो है वापस चलो। तब क्या होता है कि वो गोवर्धन दास पूरी तरीके से उस बाज़ार की उस चारों तरफ के चहल पहल की, उसके चारों तरफ जो कुछ भी चल रहा था उसके अंदर वो पूरी तरीके से मस्त हो जाता है। गोवर्धन दास मस्ती व स्वादिष्ट भोजन के लालच में गुरुजी के साथ नहीं जाता। वो मना कर देता है कि मैं जहाँ पे जो है 2 पैसे के अंदर पूरा पेट भर जाए, तब जो है अलग नगर में जाने से क्या होता है कि हमको पूरा 2 पैसे में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन दिन भर में भीख मांगने के बाद भी हमको खाने के लिए एक कण भी नसीब नहीं हो पाता। चौथे दृश्य में अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है तथा निर्दोष कोतवाल को फांसी की सजा सुनाए जाने का जिक्र है। जो कोतवाल की वजह से जो है कल्लू बनिया का बकरी जो है दीवार के नीचे दब कर के मर गया, यह जो है निर्धारित होता है मूर्ख राजा के कहने के बाद। और तब जो है निर्दोष कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई जाने का जिक्र है। पंचम दृश्य में मिठाई खा खा कर मोटे हुए गोवर्धन दास को कोतवाल के बदले फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश होता है। कारण क्या है कि गोवर्धन दास पूरी तरीके से उस बाज़ार में उस तरह के चाल ढाल में रह गया था और वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। और जितना भी उसको भिक्षा मिल रहा था उन सभी को मिठाई खरीद करके खा रहा था। तो 5वें दृश्य में मिठाई खा खा कर क्या होता है कि मोटे हुए गोवर्धन दास को कोतवाल के बदले फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश हो जाता है, क्योंकि फांसी का फंदा दुबले कोतवाल को गर्दन से बड़ा निकला।
तो एक आदमी को आप कैसे कह सकते हैं कि आपका गर्दन छोटा हो गया तो आपको फांसी नहीं दिया जाएगा, और एक मोटा व्यक्ति को लेकर के आओ और उसको फांसी में चढ़ाया जाएगा। इस तरह का मूर्ख राजा ही जो है अपना वक्तव्य प्रदान कर सकती है। छोटे दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गोवर्धन दास को वहाँ पे मिठाई खाते हुए उसको पकड़ कर के लाया गया और उसको फांसी देने की पूरी तैयारी हो चुका है, परंतु तभी गुरुजी का आगमन होता है। अब जो है गोवर्धन दास अपना कष्ट समय प्राप्त करके वो अपने गुरुजी को याद करते हैं। उनके गुरुजी ही कहे थे कि आपके ऊपर अगर किसी तरह का कष्ट आए तो आप मुझे स्वतः ही याद कर ले तो मैं आपके पास चला आऊँगा। तब जो है आकर के गुरुजी गोवर्धन दास के साथ कुछ बातें करते हैं और वो गुरुजी कहने लगते हैं। गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चलने की जो है जल्दबाजी दिखाते हैं। कारण क्या है कि गुरु कहते हैं कि तुम जो है ऐसे मैं जैसे कह रहा हूँ उसी तरह से बर्ताव करो, तब जो है अच्छा तुम जान पाओगे कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो वो बोले कि अब जो है इस शुभ घड़ी मुहूर्त में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। इस तरह से जो है सभी राजा मंत्री सैनिक सब जो है फांसी में चढ़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तब जो है राजा उठ कर के बोलता है, अरे कोई फांसी नहीं चढ़ेगा, फांसी चढ़ेगा तो कौन? मैं ही फांसी चढ़ूँगा। कोई अलग जो है फांसी चढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। राजा के होते हुए और कोई कैसे फांसी चढ़ सकता है? तब जो है वो क्या होता है कि पूरी तरीके से अपना फंदा फंदा जो है उसके गले में डाल करके वो खुद ही फांसी में चढ़ जाता है। इस तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा का अंत हो जाता है। इसके आधार पर क्या कहा गया है, पूरे समाज को यही संदेशा दिया गया है कि पूरी तरीके से अंधेर नगरी अंधेर नगर के जो चौपट राजा है उस चौपट राजा का ही किस तरह से ये चौपट राजा अपना जो है शासन चलाता था। इस तरह के शासन में चौपट राजा पूरी तरीके से फांसी में ही लटक जाता है बाद में, और इस तरह से अंधेर नगरी का अंत होता है। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।